हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इंदिश कुमार साहू चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का अध्याय 2 आपके लिए लाया हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। जो इस चैनल पर नए हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो हम आज शुरू करते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में पूर्ण संख्याओं के बारे में बता चुका था, तो यहाँ भी मैं पूर्ण संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट में यदि शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से इनफाइनाइट तक लिखी हुई है। यदि इसमें हम शून्य को शामिल कर दें तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक, ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे आगे गुणा। ठीक है, तो पहले हम गुणा से पढ़ेंगे कि गुणा क्या है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं। तो पहले मैं आपको गुणा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पाठ ही है गुणा और भाग की संख्याएं। तो गुणा क्या है? गुणा एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। कैसे? एक संख्या दी है, माना कि 3, इसको हम क्या करें? बार बार क्या करें? जोड़ें। इसको हम बार बार जोड़ें। तो हमने 3 को कितनी बार जोड़ दिया? 4 बार। हमने 3 को 4 बार जोड़ दिया, तो हम 3 गुणे 4 कर देंगे तो 4 दिया 12। ये क्या है? गुणा। ठीक है, कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। जैसे हमने अपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि जिस संख्या को गुणा किया जाए वह है गुण, जिस संख्या से गुणा किया जाए उसे गुणा, और गुणा करके जो प्राप्त होता है उसे गुणनफल। जैसे हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा गुणक 6 होगा और गुण 4 होगा, और गुणा करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुणा था। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया है, 3 3 को जोड़ने पर हमने 3 3 को 6 बार जोड़ा है, तो 3 को हमने 6 बार जोड़ा है, तो हम 3 गुणा 6 करेंगे, 6 18। जो 18 है, जो हमारा क्या हो गया? गुणन फल।
हमने आपको गुणा बता दिया। अब पढ़ेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या है? ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक ही क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, ये क्या है? क्रम से आ रही हैं, तो जो हमारी क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्या हो गई। अब हम नोट पढ़ेंगे कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। मैंने अभी तो आपको बताया था कि जैसे जी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका अंतर कितना रहा? एक है, एक आ रहा है, 3 में से 1 गई, 1, 2 में से 1 गई, 1 में से 0 गई, 1। तो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव 1 आता है। अब हमारा दूसरा नोट है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा 20 की संख्या होती है। मतलब हमारे 3 क्रमागत संख्याएं दी हैं, जैसे 6, कॉमा, जो हमारा खाली स्थान यहाँ पर हो गया, कॉमा 8। तो जो हमारी क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, क्रम से हैं, तो इन दोनों के साथ हम जोड़ेंगे यदि, तो 8, 6, 14, और 14 का आधा करेंगे तो 7। तो वैसे भी होता है अपना 6, 7, 8, या क्रमागत है तो क्रम से आएंगी, है ना। तो ये हमारा क्रमागत पूर्ण संख्याएं हुई। अब पढ़ेंगे प्रगुण कि पूर्ण संख्याओं का गुणा के प्रगुण, गुणा की प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी। ठीक, तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हमारा पहला है गुणन का संवर्ग प्रगुण। जिस भाई बहनों को समझ में ना आए तो वो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकता है और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, जो मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देखने से वंचित ना रहें। तो हमारा जो है पहला प्रगुण कि गुणन का संवर्ग प्रगुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि ए बी और हमारी दो संख्याएं दी गई हों, ए भी हमारी दो संख्याएं दी गई हैं, तो इसका गुणनफल हमारी एक पूर्ण संख्या होगी। अर्थात यदि हम ए गुणा बी करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। ये हमारा पहला प्रगुण था, इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हमारा दूसरा है गुणा का क्रय विनिमय नियम। ठीक, इसके नाम ही से है कि क्रम विनिमय, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्रय विनिमय, क्रम माने क्रम से, विनिमय माने स्थान की अदला बदली। यदि हम स्थानों की अदला बदली कर दें तो उनका गुणनफल सदैव बराबर होता है, उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे हमारी दो पूर्ण संख्याएं थीं, यदि हम इसका गुणा ए गुणा बी करें या बी गुणा ए करें, हम ओनली स्थान बदलता है। देखो ए
यहाँ बी आ गया, बी दिया गया, तो क्या स्थानीय बल था, तो इनका गुण फल हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 5 गुणा 4 बराबर है 4 गुणे 5 के। हमने बोल के क्या स्थानीय तो बल था हमने, लेकिन इसका जो गुणा आएगा वो बराबर ही आएगा, तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अब हम अगले गुण में चलेंगे। हमारा अगला है शून्य का गुणन गुण, एक्सटेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। यदि ए कोई पूर्ण संख्या है तो ए गुणा जीरो करें या जीरो गुणा ए करें, अर्थात हम ए गुणा जीरो करें या जीरो गुणा ए करें, तो इसका गुणनफल क्या आएगा, जीरो। अर्थात यदि हम पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल कैसा होता है, शून्य ही आता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब है गुणन का तत्समक अवयव, एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होती है, देखो यदि ए कोई पूर्ण संख्या है तो ए गुणा एक करें या एक गुणा ए करें, तो हमारा गुणनफल ए ही आएगा। तो जो एक है, जो हमारा एक है वो क्या कहलाएगा, तस्मक अवयव, मतलब आइडेंटिटी गुणांक की आइडेंटिटी कहलाएगी। अब हमारा चौथा है कि गुणन संक्रिया का सहजापेर गुण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो जो हमारी इसमें होता है कि ए बी सी 3 पूर्ण संख्या दी गई होती हैं, तो ए बी सी में प्रथम ए बी का गुणा, फिर हम ए बी का गुणा करेंगे, फिर सी का करेंगे, इसका गुणनफल बी सी, फिर हम बी सी का गुणा करेंगे, फिर ए का गुणा करेंगे। यदि ये गुणनफल यदि हमारे दोनों बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि ये हमारा सहज नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रगुण समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा है छठवां प्रगुण, कि इसमें दिया है प्रगुण संक्रिया का योग का पार वितरण प्रगुण। तो इसमें पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मतलब वितरण नियम पढ़ेंगे हम। जैसे हमने मान लिया कि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम ए गुणा बी प्लस सी किया हमने। यदि हम गुणा वाई साइड से कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाएगा। यदि हम गुणा दाएं साइड से कर रहे हैं, जैसे सी है, हम दाएं साइड से गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाएगा। ठीक, इसमें हमें बीटीसी में सीधी सीधी गुणा नहीं करना है। जिस प्रकार का गुणा हम करेंगे वही नियम हमें पेपर में लिखना पड़ेगा, तब हमें ये नंबर जाके मिलेंगे। यदि हम वन साइड से गुणा कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखना पड़ेगा, मतलब वाया वितरण नियम, कि बाएं साइड से हमने ए का गुणा किया। ठीक, जब आपको सवाल बताएंगे तो आपको ये अच्छा समझ में आएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम अब चलेंगे प्रश्नावली में। तो हमारा पहला सवाल आप हमारी स्क्रीन पर है, इसको हम देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल दिया है कि 6, 9 और 11 तीन संख्याएं दी गई हैं। हमें सहचन नियम से इसकी पुष्टि करना है। तो पहला मान ए का मान हो जाएगा, दूसरा बी का मान, तीसरा सी का मान। तो हम पहला मान निकालेंगे ए गुणा बी एक कुष्ठ में, फिर गुणा सी। तो हमारा रखा 6 गुणा 9 गुणा 11। तो पहले हम 6 गुणा 9 करेंगे, फिर बाद हम 11 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा आया 594। अब हम हल करेंगे ए गुणा बी गुणा सी। अब हमने कोष्ठ में बी गुणा सी लिया, तो इसको हल करेंगे 6 गुणा 9 गुणा 11। अब हम 9 गुणा का पहले गुणा करेंगे, 9 और 11 का गुणा करेंगे, तो 6 गुणा 99 आया। फिर हम 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 594। तो क्या हुआ, हमारे दो प्रकार से गुणा बराबर आए। तो क्या हुआ, हमारा ये समीकरण सिद्ध हुआ। जब हमारे बराबर दोनों आ गए हैं, ये दोनों हमारे बराबर आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सहचन नियम की पुष्टि हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे दोनों जो समीकरण थे बराबर आ गए, जी हमारा सहचन नियम था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा सवाल। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल कीजिए। अब तुम कहोगे कि बीटीसी में इतने छोटे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रगुण के माध्यम से। अब देखो कि क्या वितरण प्रगुण, मतलब वितरण प्रगुण क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसी से हम ये सवाल हल करेंगे। हम यहाँ पर दो सवाल लाए हैं, हम पहला सवाल हल करके बताएंगे और दूसरा आप लगाना। जहाँ ना बने तो हम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हमने पहला सवाल ले लिया 487 गुणा 1008। तो हमने इसको तोड़ लिया, 487 गुणा, तो ये हमारा 1000 था, तो हमने 1000 प्लस 8 लिख लिया। ठीक है, हम 1008 को 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। जब इस संख्या को हमने दो भागों में बांटा तो हम कोष्ठ लगाएंगे। ठीक, तो हम अब गुणा कहाँ से कर रहे हैं? लेफ्ट से कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। जब मैंने आपको प्रगुण बताया था तो शायद कम समझ में आया हो, लेकिन इस सवाल के माध्यम से आपको प्रगुण मैं ऐसा करता हूँ कि बना होगा। देखो, अब हमने लेफ्ट से गुणा किया तो हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाएगा। देखो, अब गुणा करेंगे हम तो 487 गुणा 1000 हो जाएगा। अब प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, 487 गुणा 8। ठीक, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान देना कि पहले हम गुणा करेंगे, नहीं तो कोई स्टूडेंट क्या होता है, गुणा ना करके इसको जोड़ देगा, 1000 प्लस 487 को जोड़ देगा पहले। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले हम गुणा को हल करते हैं। आपको पता ही होगा नियम कि पहले का को तोड़िए, दूजे तोड़ो भाग, तीजे गुणा को तोड़िए, चौथे तोड़ो धन ऋण साथ ही साथ। तो यहाँ पे ना का है ना भाग है, तो पहले गुणा दिया गया है तो गुणा को हल करेंगे। तो 487 गुणा 1000 को गुणा किया तो हमारा 4,87,000 आएगा। प्लस लगा दिया। अब हम 487 गुणा 8 करेंगे तो हमारा आएगा 3,896।
अब जोड़ लेंगे। अब क्या प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम अब जोड़ लेंगे। जोड़े पे आएगा हमारा कितना, 4,90,896। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, इस प्रकार से आप ये सवाल भी लगा सकती हो। कौन सा, दूसरा सवाल लगा सकती हो। इसके मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, तो अब मुझे आशा है कि आप लगा लोगे। देखो इसकी हिंट क्या है। हम देख रहे हैं कि जी हमारा है 998। तो हमें इन सवालों में ऐसे से तोड़ना है कि हमें गुणा करने में सुविधा हो। ठीक है, कि हमें गुणा भी कम करना पड़े और कैलकुलेशन भी कम हो और आंसर जल्दी आ जाए। तो देखेंगे जैसे हमारा 998 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, और -2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब गुणा लगा दिया 436। ठीक, इस सवाल को हमने इस प्रकार से तोड़ लिया। अब जी क्या, कौन सा नियम लगेगा इसमें हमारा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम राइट से गुणा कर रहे हैं तो हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। इस प्रकार से ये सवाल आप हल कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे आगे सवाल की ओर। देखो अब इस प्रकार के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो कि क्या दो विभिन्न शून्यांतर पूर्ण संख्याओं a और b के लिए b भाग a भाग b बराबर है b भाग a के संभव है। जिसमें सिद्ध करना है कि इसमें हमारा भाग में कि क्रम विनिमय नियम लगता है या नहीं। देखो ये हमारा क्रम विनिमय नियम है कि a भाग b बराबर b भाग a। मतलब हमने इसमें स्थान चेंज किया, एक जगह b हो गया, b एक जगह a हो गया। तो हमें इसमें ये पूछ रहा है सवाल में कि क्या ये हमारा क्रम विनिमय नियम पालन करता है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे, नहीं करता है। क्यों नहीं, तो हम इसको थोड़ा हल कर लेंगे। देखो हमें पहले मान लिया कि a का मान कितना है, b का मान। हमने a का मान लिया 27, b का मान 9। मतलब ऐसे मान लो कि हमारा पूरा भाग कट जाए और सवाल जल्दी हल हो जाए। ठीक, तो हमने मान लिया कि a का मान 27, b का मान 9 मान लिया हमने। इसको हम हल किया तो a भाग b हल किया हमने तो 3 आया। फिर हमने b भाग a हल किया तो 9 भाग 27, तो हम 27 का भाग 9 में देंगे तो 1/3 आया। तो क्या हुआ, ये दो हमारे बराबर नहीं आए। जब ये हमारे दो बराबर नहीं आए तो हम लिख देंगे a भागे b डज नॉट इक्वल टू b भागे a के। तो ये हमारा संभव नहीं है। भाग में हमारा क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है। ठीक है, इस प्रकार के भी सवाल पूछ जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना। तो ये हमारे सवाल हमारे इतने ही थे। हम आपके प्रश्नवाली में से 3 ही मोस्ट सवाल लेकर आए थे। ठीक, तो ये हमारा आज गुणा संक्रिया खत्म हुआ। अब हम आपको अगली वीडियो में भाग की संक्रिया लाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे गुणा और भाग दोनों की संक्रियाएं थीं। तो हम पहले पार्ट में गुणा संक्रिया लाए और दूसरे पार्ट में भाग की लाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जो इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हमारी मुलाकात फिर दूसरी वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।